दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। नियोजन नीति रद्द होने के विरोध में विधानसभा घेरने पहुंचे हजारों छात्र। स्थानीय नियोजन नीति को लेकर पूरे झारखंड के छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। पुराने विधानसभा के पास हजारों की संख्या में जुटे छात्रों का कहना है कि झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाए, बल्कि फिर से नई नीति बनाकर स्थगित एग्जाम को जल्द से जल्द पूरा करे। नियोजन नीति को लेकर विधानसभा के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर विधानसभा के प्रवेश द्वार में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सत्र की शुरुआत होते ही भाजपा विधायक विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर धरना पर बैठ गए और नियोजन नीति को लेकर सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर नारेबाजी की। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, जल्द बनाएंगे ऐसी नियोजन नीति। सीएम हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 की नियोजन नीति को हाईकोर्ट से खारिज करने और इसको लेकर छात्रों में उबाल को देखते हुए बुधवार को विधानसभा में बयान दिया। कहा कि नियोजन नीति क्यों रद्द हुई, इसके पीछे कौन लोग थे, इस तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। यह राज्य की जनता और आदिवासी मूलवासी छात्र नौजवान जान चुके हैं। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं। हम एक ऐसी नीति बनाएंगे जो हमारे युवा छात्र चाहते हैं। हम एक बिंदु पर बातचीत कर रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एक ऐसी नीति लेकर आएंगे जिससे राज्य की जनता का भी भला हो और हमारे छात्र नौजवान का भी। समेत शिखर को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड स्थित गिरिडीह में तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद जैन समाज में आक्रोश पनप रहा था। जैन समाज के लोगों ने बुधवार को यमुना पार के कृष्णा नगर, नवीन शाहदरा, उस्मानपुर, सीलमपुर सहित कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जैन समाज के लोगों का कहना है कि झारखंड सरकार जैन समाज के तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने का अधिवेशन लाई है, लेकिन समेत शिखर जैन समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यदि वहां पर पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो उस जगह मांस मदिरा की बिक्री होगी, पेड़ों का अवैध कटान होगा, पत्थरों का अवैध खनन होगा, जिसके कारण से हमारे संतों का मोक्ष स्थान प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए इसको रोका जाए। कोविड पर भारत सरकार अलर्ट, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का करें इस्तेमाल। चीन में कोविड का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि चीन में कोविड लहरों ने दस्तक दे दी है। इस पर विश्व के तमाम देशों ने अपनी फिर एक बार कमर कस ली है। भारत सरकार ने कोविड महामारी पर व्यापक तौर से अहम बैठक की, जिसमें नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि भारत की केवल 27 से 28% आबादी ने ही कोविड की तीसरी खुराक ली है, जो कि एक चिंता का विषय है। पॉल ने देश की आम जनता से टीका लेने का अनुरोध किया और मास्क पहनने के साथ साथ भीड़ वाली जगहों पर न जाएं। खबरों को माने तो उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील की और स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के दिशा निर्देशों में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। पॉल ने कहा, लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना चाहिए। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है या बुजुर्ग हैं, उन्हें विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा विश्व स्तर पर विशेष रूप से चीन में कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद यह बयान दिया। केंद्र ने कहा, सहमति से बने रिश्तों के लिए सहमति की उम्र कम करने की नहीं है कोई योजना। राज्यसभा में बुधवार को कहा गया कि सहमति से बने रिश्तों के लिए सहमति की उम्र कम करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। एक सवाल के लिखित जवाब में कि क्या सरकार सहमति की उम्र को मौजूदा 18 साल से 16 साल करने पर विचार कर रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता। मंत्री ने कहा कि बच्चों को यौन शोषण और यौन अपराधों से बचाने के लिए अधिनियमित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 स्पष्ट रूप से एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 राज्यसभा में हुआ पारित। समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 राज्यसभा में पारित हो गया।
इस विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका द्वारा अक्सर तमिलनाडु, पुडुचेरी और अन्य राज्यों के मछुआरों को हिरासत में लेना और पाकिस्तान द्वारा गुजरात के मछुआरों को हिरासत में लेना हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में हम इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। देश में कोरोना के मिले 131 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 131 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,330 पर पहुंच गई हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,408 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में संक्रमण से एक और मरीज की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,30,680 हो गई है। वहीं कोविड-19 से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में 2 और नाम जोड़े हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,408 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 82 की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। देश में अभी तक कुल 4,41,42,242 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.01 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। भारत का रुपया खत्म करेगा डॉलर की बादशाहत। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की हालत इस समय काफ़ी ख़राब है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भारत ने अपने पड़ोसी देश का साथ खूब दिया है। इस निराशा भरे माहौल में अच्छी खबर आई है। डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने भारत के रुपये में कारोबार पर सहमति जताई है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल का इंतज़ार है। आरबीआई को हरी झंडी के साथ, जी हां, आरबीआई की हरी झंडी के बाद श्रीलंका भारतीय रुपये को विदेशी करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर पाएगा। खबरों को माने तो श्रीलंका बैंक ने स्पेशल वोस्त्रो रुपये अकाउंट खोले हैं। इस अकाउंट्स को ओपन करने के बाद श्रीलंका के लोग फिजिकल फॉर्म 8,26,823 रुपये रख सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के लोग एक दूसरे से व्यापार करने के लिए डॉलर की जगह रुपए का प्रयोग कर सकते हैं। बता दें कि रूस बहुत जल्द रुपए में कारोबार शुरू करने वाला पहला देश बन सकता है। नए साल में किसानों के खाते में मोदी सरकार डालेगी पैसा। नए साल में देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को केंद्र की मोदी सरकार तोहफा देने जा रही है। नए साल पर पीएम किसान निधि की 13वीं किश्त जारी होने वाली है। इस योजना के तहत सरकार सालाना 3,000 रुपये 3 समान किस्तों में देती है। सरकार इस पहल के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है। पीएम किसान योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है। केंद्र की मोदी सरकार किसान वर्ग को खेती बाड़ी में लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना चलाती है, जिसके तहत मोदी सरकार किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह रकम 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें किसानों के खाते में सरकार की ओर से डाले जाते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब तक किसानों के खातों में 12 किस्त डाल चुकी है। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का किसान अब इंतज़ार कर रहे हैं। अगली किस्त दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में किसानों के खाते में क्रेडिट हो सकती है। वैसे इस बात की आधिकारिक तौर पर घोषणा अब तक नहीं हुई है। बजट से पहले ही इन लोगों की चांदी 3 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ। भारत में इनकम टैक्स पर
जी हाँ, इनकम पर टैक्स आयकर विभाग के जरिए वसूल किया जाता है। जिनकी भी आय एक तय सीमा से अधिक है, उन्हें हर साल इनकम टैक्स भरना होता है। देश में सरकार की ओर से 2 टैक्स रिजीम तय किए गए हैं। इनके अलग अलग फायदे भी हैं। वहीं आने वाले कुछ सप्ताह में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय बजट भी पेश किया जाना है। इस बार बजट में लोगों को इनकम टैक्स पर भी बड़े ऐलान की संभावना है। हालांकि बजट से पहले कुछ लोगों के लिए एक अहम बात जानना काफ़ी ज़रूरी है। देश में इनकम टैक्स की अलग अलग स्लैब तय की गई हैं। इनमें न्यू टैक्स रेजिम में इनकम पर अलग अलग टैक्स की रेट निर्धारित है, तो वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम में इनकम पर अलग टैक्स की दर निर्धारित है। न्यू टैक्स रेजिम की बात की जाए तो इसमें टैक्स की रेट सभी उम्र के लोगों के लिए समान है। हालांकि ओल्ड टैक्स रेजिम में उम्र के हिसाब से टैक्स की दरों में थोड़ा बदलाव है।